जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। देखिए, ये जो चैनल है ये यूपी टेट और सुपर टेट और साथ ही साथ सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस चैनल पर जो भी वीडियो पढ़ेंगे वो इन सब एग्ज़ाम्स को फोकस करके डाले जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे यूपी टेट और जो भी इसका सिलेबस है सुपर टेट सी टेट, इसको पूरा अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमको समझना है कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है। तो पहले बात करते हैं कि सिलेबस यूपी टेट का। यूपी टेट के सिलेबस में खास बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर मैथ्स के सिलेबस की बात करेंगे और इस वीडियो में मैथ्स से ही आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर हमारा शुरू होता है वो होता है संख्या पद्धति। कौन सा चैप्टर दोस्तों? संख्या पद्धति। और जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि म स प और ल स प। अभी दोस्तों केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद सिलेबस बात करने के बाद फिर हम लोग वीडियो देखना शुरू करेंगे। तीसरा जो चैप्टर आएगा हमारा भिन्न संख्या आएगी, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर होगा हमारा दशमलव से संबंधित होगा, दशमलव के बारे में पढ़ा जाएगा। पांचवा जो चैप्टर होगा दोस्तों हमारा वो होगा इकाई परिवर्तन, यानी कि यूनिट में कैसे चेंजिंग आएगी, इकाई परिवर्तन। और इसके बाद जो छठवां चैप्टर होगा हमारा दोस्तों वो होगा छठवां सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से संबंधित। और जो सातवां चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा हमारा औसत। और जो आठवां चैप्टर होगा हमारा वो होगा घातांक, और साथ ही साथ इसके साथ देख लेंगे करड़ी, घातांक और करड़ी से संबंधित प्रश्न। नौवां जो होगा प्रतिशतता से संबंधित, प्रतिशतता से संबंधित। और इसके बाद जो 10वां आएगा हमारा वो 10वां चैप्टर रहेगा लाभ और हानि। कौन सा दोस्तों? लाभ और हानि। और जो 11वां चैप्टर जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं वो होगा अनुपात और साथ ही साथ समानुपात। और जो हमारा 12वां चैप्टर होगा वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, इसके संबंधित। जो 13वां चैप्टर हमारा होगा वो होगा समय, दूरी एवं कार्य, समय, दूरी एवं कार्य से संबंधित होगा। और इसके बाद जो हमारा 14वां चैप्टर जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 15 नंबर का चैप्टर होगा जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, इसके बारे में पढ़ा जाएगा दोस्तों। और इसके बाद जो 16वां चैप्टर होगा वो हमारा होगा क्षेत्रफल से संबंधित। और जो 17वां चैप्टर होगा वो होगा आयतन। कौन सा होगा? आयतन। और जो 18वां चैप्टर होगा वो होगा हमारा ज्यामिति, कंप्लीट ज्यामिति। और साथ ही साथ जो 19वां चैप्टर होगा वो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जो 20वां होगा वो कुछ पैटर्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 चैप्टर की ये सीरीज होगी, 20 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब आज जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो पहला चैप्टर होगा दोस्तों हमारा वो होगा कि संख्या पद्धति। पहला चैप्टर हमारा रहेगा संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू किया जाए। तो पहले नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि अंक क्या होते हैं। देखिए, अंक के बारे में समझना है, एकदम बेसिक से लेकर के उस लेवल तक हम लोग जाएंगे जो कि यूपी टेट में और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। ठीक, अंक का मतलब जैसे किसी भी संख्या को लिखना है, अगर जैसे आपको कोई संख्या लिखनी है तो वो संख्या अंकों से ही बनी है। ठीक है, अंक कुल मिला जुला के 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और
9, यानी कि ये कुल जो है ये 10 अंक हैं और इन्हीं 10 अंकों से मिला करके आपकी कोई भी संख्या बनती है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा देखिए समझते हैं। जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं हमेशा अंकों से बनेंगी और अंक भी संख्या ही होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या बना दी 569। अब मैं इसमें देख लेता हूं कि इसमें कितने अंक लगे हुए हैं, तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, यानी 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या दोस्तों? 3 अंकों की संख्या है। और संख्याओं को जो निरूपण है, जो पद्धति पढ़ने की, जो पद्धति संख्याओं को पढ़ा कैसे जाए, क्या उसकी पद्धति है पढ़ने की, इसको समझते हैं। जरा देखिएगा, जैसे इसके लिए 2 पद्धति है पढ़ने के लिए। एक तो है आपका राष्ट्रीय पद्धति, कौन सी है? राष्ट्रीय। और दूसरा है आपका अंतरराष्ट्रीय। कौन सा दोस्तों? इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक ना, ये 2 तरीके हैं इसको निरूपण करने के या पढ़ने को। अब इसके बारे में बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्या है। देखिए, जब हम बाईं से दाईं ओर चलेंगे, हमेशा संख्या को बाईं से दाईं ओर आपको चलना है। तो पहले आएगा आपका इकाई, फिर आएगा उसके बाद दहाई, फिर आएगा आपका सैकड़ा, फिर आएगा आपका हजार, फिर आएगा आपका 10,000, फिर आएगा आपका लाख, फिर आएगा आपका 10 लाख, फिर आएगा आपका करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़। ठीक ना मित्रों, ये इतना है। ये जो पद्धति है पढ़ने की, इसको कहते हैं राष्ट्रीय पद्धति। कौन सी? राष्ट्रीय पद्धति। और थोड़ा सा इसी के साथ समझ लेते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब उसको भी समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी पहले इकाई आएगा, फिर दूसरे नंबर पे जो अंक होता है उसको दहाई, तीसरे वाले को सैकड़ा, और चौथे वाले को हजार, और पांचवें वाले को 10,000। यहाँ तक तो बिल्कुल सही। छठवां जो अंक होता है उसको लाख ना करके उसको क्या कहते हैं? 100,000। क्या कहते हैं दोस्तों? 100,000। ठीक ना। उसके बाद जो अगला अंक होता है, अब यहाँ से बदल जाता है, इसको कहते हैं मिलियन। क्या कहते हैं? मिलियन। और इसी तरह से जो अगला होगा 10 मिलियन, और जो अगला होगा उसको 100 मिलियन कहते हैं। अब थोड़ा सा लिखने की संभावना देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 7 3 2 4 6 8 5। अब देखिए 9। अब इसको अगर राष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर एक अंक हम और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 10 करोड़। फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब समझिएगा, एक अंक मैं और लिखता हूँ 2 4 6 8 5 9 2 6 5। अब इसको जरा अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इसके आगे जाएंगे तो बिलियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एकदम बेसिक से समझिएगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, अब हम लोग सीखेंगे संख्याओं के प्रकार। किसके प्रकार दोस्तों? संख्याओं के प्रकार। इसके बारे में पढ़ेंगे कि संख्याओं को कितने भागों में रखकर पढ़ते हैं। अगर संख्याओं के प्रकार की बात की जाए तो संख्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं। इसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, समझिएगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब जो गिनती हो, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, जो 1 से लेकर के अनंत तक की जो गिनती होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये अनंत का नोटेशन है दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती बढ़ाते जाएंगे तो अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है?
तो वो होता है आंसर उसका 1, क्योंकि 1 से शुरू होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और बड़े की गणना आप नहीं कर सकते हैं, बड़ा हमेशा अनंत की तरफ जा रहा है। तो पूछा भी नहीं जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल ये याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, आपकी 1 है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। दूसरा जो है हमारा वो है आपका पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या। समझिएगा, पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होंगी, फिर 1, फिर 2, 3, ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाती है। तो अगर 1 से आप देखेंगे यहाँ से तो ये आपका प्राकृतिक है, लेकिन उसमें अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। अब अगर बात कर ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात की जाए तो वो होता है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपसे नहीं पूछी जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद रखिएगा 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है, 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो होगा दोस्तों आपका 1। जो 1 है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और जो 0 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा जो हमारा संख्याओं का प्रकार में आएगा वो होता है पूर्णांक। क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक ना। अब देखिए पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि अगर हम 0 लिखें, फिर 0 से 1, 2, 3 ऐसे करते हुए अनंत तक जाएं, और फिर 0 से अगर कम करेंगे तो -1, -2, -3 करते करते माइनस अनंत तक जाएं। ठीक है, तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब क्या होती हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब चौथा पॉइंट जो हमारा होगा दोस्तों वो है परिमेय संख्या। अब ये समझिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स। देखिए, जो संख्या p/q यानी कि बटे के रूप में लिखी जा सके, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगती है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाता है दोस्तों आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नीचे वाला जो इसका हर है इसको कभी भी 0 आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर मैंने लिख दिया 2/3, तो p/q के रूप में लिख दिए हैं और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। मैं लिख देता हूँ 0/4, तो दोस्तों ऊपर वाला 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/0, इसको ध्यान से देखिएगा, 5/0, अगर नीचे कहीं हर में 0 हो गया दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, अनंत की तरफ इंडिकेट करता है और ये परिमेय संख्या नहीं होती है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन कि उसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो समझिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये भी समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है कि अगर किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे अपरिमेय कहेंगे। जैसे देखिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया करड़ी में 2, अब इसको अगर थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 1/2 लिखेंगे। करड़ी का मतलब होता है 1/2। करड़ी में हमने लिख दिया 5,
तो आप लिखेंगे 5 के पावर 1/2। इसे आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अगर p बाई क्यू को फॉलो नहीं करता है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए मैंने 6 केवल 6 लिखा या 3 लिखा या 2 लिखा, तो ये सब परिमेय संख्या है या नहीं है दोस्तों? बिल्कुल है, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? आगे चलेंगे। देखिए, एक नोट पॉइंट है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सब का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। नोट करके कि जितनी भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे जितनी भी अभाज्य संख्या है इन सब का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। इन सब का वर्गमूल क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा? आगे चलेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं सम संख्या और एक तरफ देख लेते हैं विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। देखिए, सम संख्याएं 2 से क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं। 2 से क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं। और विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्लियर है? अब समझिएगा। ऐसे एक चीज और, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो सम संख्या होगी। लेकिन अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूँ 7652, लास्ट में कितना आ गया? 2। या ऐसे बना दूँ 76524, लास्ट में कितना आ गया? 4। तो ये 2 से कटेगी और ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। लेकिन मैं लिख दूँ 8265, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5। तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी, तो ये कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अभाज्य संख्या। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे। किससे कटे? 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, यानी अपने आप से कटे, तो वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य। अब देखिए, ये कितने से कट रही? केवल 2 अंक ऐसे हैं जो इसको काटते हैं। 1 काटता है और वो स्वयं से कटती है। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। हमेशा अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है, केवल 2 गुणनखंड होता है। समझ में आया? एक होगा और एक जो वो संख्या रहेगी वो खुद होगी। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या की बात है। या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, तो 2 क्या है दोस्तों? या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, तो 2 अभाज्य संख्या है। हमने लिख दिया 3, तो 3 किस से कटेगा? या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो 3 किस में आएगा? अभाज्य संख्या। 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं है। क्लियर हो गया होगा? अब यहां से नोट पॉइंट क्या आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो 2 है, पहली बात, जितनी भी अभाज्य संख्याएं देख लीजिए ये सब विषम है, लेकिन केवल 2 ऐसा है जो सम है। 2 क्या है दोस्तों? सम है लेकिन अभाज्य है। तो एक क्वेश्चन कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है? तो 2। आंसर क्या होगा? 2। अगर 1 की बात किया जाए तो 1 को ना तो भाज्य में आप रखेंगे और ना ही अभाज्य में रखेंगे। अब रीजन ये है कि एक अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होता है? 2। हमेशा कितना गुणनखंड होगा? 2। एक 1 होगा और एक स्वयं संख्या होगी। अब अगर 1 की बात कर ली जाए तो 1 दोस्तों 1 से तो कट ही जा रहा है, लेकिन कोई और इसके अलावा संख्या जो इसको काटेगी? नहीं काटेगी, तो इसका एक ही गुणनखंड बन पाता है। इस वजह से इसको अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या।
समझिएगा, सह अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिए, सह का मतलब होता है साथ, यानी सह का मतलब होता है दोस्तों साथ, यानी कि को प्राइम। क्या होगा? को प्राइम। चलिए देखिएगा, जो ऐसी प्राकृतिक संख्या कोई हो जैसे जिसका म सब पर केवल एक हो, यानी कि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा न हो, दो संख्याएं हो कम से कम, उसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे हमने लिख दिया 2 3, एक साथ लिख दिया 2 और 3, तो ये क्या है दोस्तों? सह अभाज्य संख्या है। हमने लिख दिया 3 4, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको अगर देखेंगे तो 1 और 3 से कटेगा, इसको देखेंगे तो 1 2 और 4 से कटेगा। तो इसमें जो केवल एक ही ऐसा है जो कि कॉमन मिल रहा है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि इसका म स क्या होता है? हमेशा एक होता है। म स क्या होता है? एक होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया होगा? आगे चलेंगे। देखिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा, इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पूर्ववर्ती और क्या है? अनुवर्ती। इसके बारे में सीखेंगे कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं और फिर अनुवर्ती किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? देखिए, शुरू किया जाए। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या समझिएगा, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? जैसे देखिए, कोई संख्या है, उसके एक पहले, यानी कि संख्या के एक पहले की संख्या, संख्या के एक पहले की संख्या जो है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, छोटा सा उदाहरण मान लीजिए 10 है, तो 10 से पहले क्या आएगा दोस्तों? 9। तो 9 जो है वो 10 की पूर्ववर्ती संख्या है। और किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से एक को घटा दिया जाता है। जैसे 1023 है, इसका अगर पूर्ववर्ती निकालना है दोस्तों, तो इसमें से आप सिंपली 1 माइनस कर दीजिए। जब 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1022। तो 1022 जो है वो पूर्ववर्ती संख्या है किसकी? 1023 की पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे समझेंगे दूसरा टॉपिक। पूर्ववर्ती के बाद अनुवर्ती। कौन सी संख्या दोस्तों? अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या, देखिए समझिएगा, अनुवर्ती का मतलब होता है कि एक आगे, एक आगे। अनुवर्ती को कहीं कहीं पे परवर्ती भी मिलेगा, पूर्ववर्ती नहीं दोस्तों, परवर्ती। ठीक ना? चलिए देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 10, अब कहा जाए कि 10 की अनुवर्ती निकाल दो आप, तो 10 के बाद क्या पड़ेगा? यानी एक आगे क्या पड़ेगा? 11। तो इसे क्या कहेंगे? 11 जो है वो 10 की अनुवर्ती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2075, इसकी अगर आपको अनुवर्ती निकालना है तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे? 1, तो मिल जाएगा आपको 2076। तो दोस्तों जो 2076 है ना, वो 2075 की क्या है? अनुवर्ती संख्या है, यानी आगे की संख्या है। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपको? चलिए इतना तो क्लियर हो गया है कि अभी जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों। एक क्रम होता है ना, आरोही क्रम। देखिए बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। और दूसरा क्रम जो होता है अवरोही क्रम, समझिएगा। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है दोस्तों? घटता क्रम। ठीक ना? समझिएगा, जैसे इसमें आप छोटे से किधर जाएंगे? बड़े की तरफ। और इसमें आप बड़े से किधर जाएंगे? छोटे की तरफ। ठीक ना? तो अगर क्रम बढ़ रहा है तो आरोही, अगर क्रम घट रहा है तो अवरोही।
जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2, 4, 9, 12, तो ये क्रम बढ़ रहा है, तो ये कौन सा क्रम है? आरोही। अगर हमने लिख दिया 12, 8, 7, 6, तो यहाँ पे क्रम घट रहा है, तो ये कौन सा क्रम हुआ? अवरोही। ये आपका अवरोही हो गया और ये हो गया आरोही। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 8, 8, 9, 9, ये लिख दिया। फिर उसके बाद 9712 लिख दिया, और फिर लिख दिया हमने 8713 लिख दिया, और हमने फिर लिख दिया 1819। अब हमने कहा इसको आप आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले छांटेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको मिल जाएगा 1819। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1819। फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है 8713, 8713। और तीसरे नंबर पे आ जाता है 8899, 8899। और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे बड़ा हो गया आपका 9712। तो ये हो गया दोस्तों आपका आरोही क्रम। और अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए तो वो बन जाता है आपका अवरोही क्रम। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। दो मान याद करिएगा, एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, और एक होता है दोस्तों जातीय मान। ठीक ना, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक ना, देखिए स्थानीय मान क्या होता है? स्थान की वैल्यू बताता है, और जातीय मान केवल उस संख्या को इंडिकेट करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि 2, 4, 6, 8 का 853 में 6 का जातीय मान निकालो आप। तो ये इसका जातीय मान दोस्तों 6 ही होगा, 6 ही होगा। और इसका अगर स्थानीय मान निकालने के लिए कह दिया जाए इसी में कि 2, 4, 6, 8, 5 का आप निकाल लो क्या स्थानीय मान 6 का, तो 6 किस जगह पे है दोस्तों? 1000 के जगह पे है। तो 6 इंटू 1000 यानी कि हो जाता है कितना? 6000। ये ऐसे समझिएगा, 6 के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। 3 जीरो आप लगा के इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? स्थानीय मान और जातीय मान बिल्कुल कंफर्म क्लियर रहिएगा। ठीक ना, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन देते हैं कि जैसे 7600, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए, 7654 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग है। जातीय मान का योग है। कितना योग होगा इसका? तो पहले आप 7654 में 6 का क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। तो 6 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो यानी कि 600 हो गया। तो 600 हो गया, और 6 का जातीय मान 6 ही होगा। जोड़ दीजिए तो ये आ गया दोस्तों आपका 606। आंसर आएगा 606। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक, चलिए आगे चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 2, 3, 5, 6, 0 दे दिया गया ये अंक, और कहा गया कि इससे आप सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या बनाओ। और दूसरा दे दिया गया कि सबसे छोटी संख्या बनाओ। सबसे बड़ी संख्या बनाओ आप, और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो देखिए, बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप सबसे बड़े को लिखेंगे 65320, ये बन गया सबसे बड़ी संख्या। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप 0 को पहले नंबर पे नहीं रखेंगे। इस 0 को छोड़ करके सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, और 2 के तुरंत बाद 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 3,
5 6। तो ये बन गया सबसे छोटा। हमेशा यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताइए। तो अगर योग कह रहा है तो आप इसको जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब एक सवाल और समझिएगा। स्थानीय मान तो आपको पता चल गया है, जातीय मान भी पता हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 532.816, इसमें आप क्या करिए कि एक का जातीय मान और स्थानीय मान का योगफल बताइए। तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक है। तो पहली बात तो एक का जातीय मान कितना हो जाएगा, एक ही होगा। और स्थानीय मान निकालने के लिए देखिए दशमलव वाला थोड़ा सा समस्या करेगा। स्थानीय मान में आप क्या करेंगे, पहले एक है तो एक लिखेंगे, बटा लगाएंगे और दशमलव के जगह पे एक मानेंगे और उसके बाद कितने अंक तक है, 2 अंक तक, तो 2 जीरो। अब क्या करना, इसको आप भाग दे करके चेंज कर लीजिए। ऐसे समझिए नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 1 हो गया, इधर लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 है। तो अब उसके बाद फिर एक जीरो अपने से बढ़ाएंगे, फिर एक दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 2 अंक पे दशमलव। ठीक है। अब इसका योग आपको निकाल देना है, तो 1 प्लस 0.01 यानी कि आ गया आपका 1.01। क्लियर है दोस्तों। थोड़ा सा इसी सवाल को कुछ और तरीके से समझिएगा। देखिए अगर आपसे ये कह दे कि 3 का जातीय मान स्थानीय मान निकालो, तो 3 का 3 हो जाएगा जातीय मान और स्थानीय मान हो जाएगा 3 का 3 के बाद क्या है, 0 है 30। तो आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक ना, बिल्कुल सिंपल है। दशमलव के इधर अगर पूछा जा रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे निकालने में थोड़ा सा स्थानीय मान निकालने में सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा हम लोग ये सीख लेते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम, कोई संख्या किससे कटेगी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार आप भाग देकर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक ना, बहुत लंबी चौड़ी भाग देनी पड़ेगी। तो नियम याद करिएगा कि पहला नियम है, पहला ये है 2 से विभाज्यता चेक करते हैं। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी दोस्तों, देखिएगा अगर किसी संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक जो है वो क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, इसमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के अंक पे आ रही है तो वो संख्या 2 से कटेगी। जैसे अगर बात कर लिया, जैसे अगर मैं लिख दूं कि 5 6 9 0 2 6 8 6 5 8 एंड 2 4 6 4, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट में 0 है इकाई पे, यहाँ इकाई पे 8 है और यहाँ इकाई पे 4 है। तो ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कटेंगी। क्लियर है। चलिए आगे समझेंगे। 3 से विभाज्यता हम लोग देखेंगे। किससे विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी ये आपको समझना है। देखिए संख्या में जितने भी अंक हैं, पहले आप क्या करिए, अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों का योग निकाल लीजिए। और अगर अंकों का योग 3 से कटता है, 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे हमने अगर लिख दिया यहाँ पे कि 4 9 3 2, तो अब जरा देखिए इसके अंकों का जोड़ निकालते हैं। पहली बात ये संख्या 2 से तो कटेगी क्योंकि लास्ट में 2 है। अब जरा चेक करते हैं कि 3 से कटती है कि नहीं। इसको जरा जोड़िए, 4 + 9 + 3 + 2, 4 और 9 13, 13 3 16 और 2 मिला कितना आ गया, 18। तो 18 3 से कटता है कि नहीं। अब ये देखेंगे कि ये जो 18 आया है ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 18 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। तो इसलिए जो संख्या दी गई है ना दोस्तों, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर, नियम समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 से विभाज्यता चेक करते हैं। किससे, 4 से विभाज्यता।
4 से विभाज्यता, ठीक ना। चलिए समझिएगा, कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक को आपको देखना है। कितने अंक को? 2 अंक को, यानी कि इकाई को देखना है और दहाई को देखना है। अगर किसी संख्या में इकाई और दहाई से बनी हुई जो संख्या है वो अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हमने ले लिया 7, 2, 8 यानी 728। अब देखिए इन दोनों को देखिए जरा, ये दोनों 4 से कटते हैं कि नहीं? श्योर है भाई, कटते हैं। 4 7 28 होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। बिल्कुल आसान सा नियम है, इस नियम को समझिएगा। अगला एक नंबर जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 12496, 12496। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक क्या है? 96 है। 96 4 से कटता है, तो इस वजह से ये जो पूरी संख्या है दोस्तों आपकी, ये 4 से कटेगी। क्लियर है? चलिए 4 से विभाजिता तो क्लियर है। अब 5 से विभाजिता समझते हैं। 5 से विभाज्यता, ये तो बहुत आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है या फिर 5 है, 0 है या फिर 5 है, तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से क्या होगी? जरूर कटती है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण ले लिया जाए 76509, तो ये दोस्तों लास्ट में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसलिए ये संख्या 5 से कटेगी। और अभी मैं लिख देता हूँ कि 243723 और यहाँ पे 5, तो ये बताइए संख्या कटेगी कि नहीं? तो लास्ट में दोस्तों क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से कटती है, बिल्कुल कटेगी। क्लियर है? 5 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। चलिए अब 5 से विभाज्यता के बाद देखेंगे 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, देखिए 6 से विभाज्यता का कोई अलग से नियम नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि अगर कोई संख्या 2 से कटती है और 3 से कटती है, किससे कटती है? 2 से कटती है और 3 से, दोनों से कटती है। हाँ, दोनों से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से कटती है और 3 से, दोनों इससे भी कटती है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 6 से जरूर कटेगी। जैसे 5766, लास्ट में कितना आ रहा है? 6, तो ये 2 से कटेगा। अंकों को जोड़ के देखिए, 5 7 12, 12 6 18 और 18 6 24 आ रहा है, 24 3 से कटता है। यानी कि ये जो दी गई संख्या है ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 6 से आपकी कटती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? और इससे ज़्यादा विभाज्यता का नियम अब आपको नहीं जानना है, ठीक ना। चलिए अब समझिएगा, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात होगी कि जैसे मान लीजिए कोई घात वाली संख्या है। क्या है? कोई घात वाली संख्या है, घात वाली संख्या है, और इस संख्या का आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इकाई का अंक। तो किसी संख्या के इकाई का अंक आप कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिएगा, ये जानने वाली बात है, ठीक ना। जैसे देखिए, अगर कोई मान लीजिए संख्या, मूल संख्या दी गई है, अगर कोई मूल संख्या है, ये मान लीजिए कोई मूल संख्या है और उसमें इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ठीक ना, तो और इसके घात में जो भी इकाई का अंक रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1010, ये इकाई के अंक पे क्या है? 0 है, और इसके घात में मैंने लिख दिया 125। क्या लिख दिया दोस्तों? 125। तो इसमें इकाई का अंक नहीं बदलेगा, तो इकाई का अंक क्या रहेगा दोस्तों? 0 ही रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक ना। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक। और इस ये जो टॉपिक है, यानी घात वाली संख्या अगर आपको निकालने वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक क्लास होगा इस पे कि किसी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
और जैसे एक सवाल और पूछ दिया जाता है कभी कभी आपसे कि मान लीजिए दे दिया गया 361 गुणे 269 गुणे दे दिया गया आपको 1265 गुणे फिर आपको दे दिया गया 34,678 कुछ भी दे दिया 678 गुणे आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्या है। इसमें पूछ दिया गया कि आप इकाई का अंक निकालिए। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबके इकाई के अंक को गुणा करना है। 1 गुणे 9 फिर इसका इकाई का अंक 5 गुणे इसका इकाई का अंक 8 गुणे इसका इकाई का अंक 7। ठीक ना। अब हमेशा आप इकाई के अंक को ही फोकस रखेंगे और बाकी आप दहाई को इग्नोर करते जाएंगे। चाहे दहाई पे कुछ भी आ रहा है उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। ठीक ना, जिससे कि आपका पैटर्न क्या रहे दोस्तों, आसान रहे। ठीक ना। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं। देखिए 1 का गुणा आप 9 में करेंगे, क्या आ गया 9 आ गया आपके पास 9। फिर गुणे 5 गुणे 8 गुणे 7। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 9 पच्चे 45। आप इकाई का अंक लेंगे 5, फिर लिखेंगे बचा हुआ 8 गुणे 7। अब क्या करेंगे आप 5 का गुणा 8 में 40 आया तो इकाई का अंक क्या आया दोस्तों 0 और बच गया लास्ट में 7 और फिर गुणा करेंगे तो 0, यानी इकाई का अंक क्या आने वाला है 0 आने वाला है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए समझिएगा और सुनिएगा। जैसे संख्या पद्धति में इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी गई है और कुछ अभी और चीज़ें हैं जो संख्या पद्धति में आपको मिलेंगी, लेकिन दोस्तों उसके लिए एक और क्लास अपडेट होगा। तो ये आपका रहा क्लास फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़े हैं मैथ्स में क्या पढ़ा गया है, नंबर सिस्टम। वीडियो को देखिएगा पूरा और चैनल को क्या करिएगा, लाइक करिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।